जी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। आपको पता है यूजुअली जो है वो मैं मंडे और फ्राइडे लाइव आता हूं 7 बजे, आपके लेता हूं लाइव सवाल और उनके देता हूं लाइव जवाब। आज ना सिर्फ हम इमिग्रेशन के ऊपर बात करेंगे, आज थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी है क्योंकि आज था इलेक्शन डे यूके के अंदर। इमिग्रेशन के हवाले से जो नए रूल्स, जो लॉज, जो असाइलम, जो 7 साल के केस ओवर स्टेज और स्किल्ड वर्कर के लिए क्या चीज़ें जो हैं वो हमारे पास मौजूद है, उसके ऊपर बात करेंगे। इमिग्रेशन की फील्ड ऐसी ही है जैसे कोई कहता है कि जलिया इश्क कमाना औखा, किसे नु यार बनाना औखा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन लेट्स जस्ट से कि वो जो मैं कहता होता हूँ, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। तो नंबर अभी आपको मैं थोड़ी देर में दूंगा जिस पे आप मुझे कॉल कर सकेंगे। आप लिख लीजिए नंबर 07727347212। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को स्टार्ट करूं, आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि इस जो लाइव को है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, रीपोस्ट करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं आपके साथ सिर्फ आधा घंटा 30 मिनट्स रहने वाला हूं। 30 मिनट्स के बाद जो है वो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि मेरे एक बहुत अच्छे प्यारे दोस्त हैं, वो सज्जाद कियानी साहब, उन्होंने मुझे बुलाया है तो मैं उनकी तरफ जाना है। तो आई विल लीव अराउंड 8 o'clock, 8 बजे मैं जो है वो आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो इसलिए मैं फ़ोन लाइन जो है वो जल्दी ओपन करने वाला हूँ, क्योंकि आधे घंटे में जितनी कॉल्स भी मैं आपसे ले सका वो लूँगा। लेकिन आप इस ब्रॉड को जो है वो इस लाइव को आप अभी रीपोस्ट कीजिए, अभी शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, डबल टैप कीजिए, जो करना है करो यार, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज की लाइव से जो है वो फ़ायदा उठा सकें। आज पर्टिकुलरली मेरे ज़हन में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, क्योंकि मैंने जो है वो अभी पिछले दिनों कुछ मसरूफ़ रहा हूँ और इस वजह से मैं नहीं आ सका। लेकिन इंशाल्लाह अब आपसे रेगुलर मंडे और फ्राइडे जो बात हुआ करेगी। नंबर कॉल करने के लिए 07727347212। नंबर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, 07727347212। अगर आपका कोई भी सवाल है यूके इमिग्रेशन के हवाले से तो आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। हम बात करेंगे यूके इमिग्रेशन के हवाले से। अच्छा, अब आपको पता है कि मेरे पास ऑलरेडी कुछ सवाल मौजूद होते हैं, लेकिन इससे पहले मैं सवाल शुरू करूं, सिर्फ 2 मिनट आपको मैं इसलिए और देना चाह रहा हूं कि आप इस लाइव को रीपोस्ट करें, रीशेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अगर आप जब ये लाइव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, अगर उनको जो है कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है या वो मेरे से सवाल पूछ पाते हैं, तो जहां वो मुझे दुआ देंगे आप भी उनकी दुआओं में शामिल हो जाएंगे। सो प्लीज़ रीपोस्ट इट, रीशेयर इट एज मच एज यू कैन। इलेक्शन के हवाले से आज इलेक्शन जो है वो बात करते हैं थोड़ी देर में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम जी सर, क्या हाल है, कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके ये जो जोशो जज्बा है ना, जिस अंदाज से आप मुझे कॉल करते हैं, तो और लाइव जो है वो लाइवलीहुड में बदल जाती है। जी सर, बस ये आपका प्यार है। जी सर, हुक्म कीजिए सर, कैसे याद किया आप, सवाल क्या आपका? सर जी, मेरा आज क्वेश्चन था इमिग्रेशन के हवाले से, स्पॉन्सर लाइसेंस के हवाले से। सर, मेरी कंपनी को मैंने रजिस्टर किए हुए तकरीबन 6 माह हो गए हैं और 5 माह से वो ट्रेडिंग भी कर रही है। मेरा है डीपीडी के साथ बेसिकली। पहले एक रूट था, अभी मेरे एडिशनल रूट भी इसमें ऐड हुए हैं। तो मुझे स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए कब जाना चाहिए?
अच्छा, आपकी कंपनी तकरीबन 6 माह की होने वाली है और आप ये पूछ रहे हैं कि आपको कब जो है वो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस अप्लाई करना चाहिए। जी, जी। ठीक है, चलें इसके सवाल के में जवाब में मैं आपको अभी वो जो क्या शेर है, मौत ना वेखे उम्र नूं ते इश्क ना वेखे ज़ात, ठीक है? तो जी, अब जी। आपको मैं इसकी ये शेर मैंने इसलिए रिलेट किया क्योंकि स्पॉन्सरशिप के लिए आपको कोई भी एज ज़रूरी नहीं है। आपकी कंपनी आज फ़ॉर्म हुई है, आप उसके लिए कल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज़ लो कि आप उसके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी कर सकते हैं। जी, ठीक जी। है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कंपनी जो है वो क्योंकि एम्प्लॉइज़ तो आपको कंपनी जैसे ही स्टार्ट हो जानी आपको चाहिए होने हैं ना। ये जी, ऐसा जी। थोड़ी है कि आप कंपनी स्टार्ट कर लें फिर एम्प्लॉई ढूँढते फिरें। तो आपने एक कंपनी आज रजिस्टर की है, उसके लिए आपको मिनिमम 4 डॉक्यूमेंट्स 4 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, उनकी पूरी लिस्ट पड़ी हुई है gov.uk की वेबसाइट पे। लेकिन मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। नंबर 1 जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफ़िकेट होता है। अच्छा, अगर आपकी कंपनी जो है वीएटी रजिस्टर है तो उसका वीएटी नंबर। नंबर जी, जी। 3 अकाउंट्स। अगर आपके अभी अकाउंट्स नहीं है तो आप प्रोजेक्शन अकाउंट्स ले सकते हैं अपने अकाउंटेंट से। इसके अलावा आपके पास जो पेई रेफरेंस नंबर होता है, आप वो पेई रेफरेंस नंबर आपको चाहिए होता है। बैंक अकाउंट है तो बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं आपको। सो देयर इज़ जी। अ होल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड देयर इज़ नथिंग व्हिच सेज अबाउट कि भई आपकी कंपनी कितनी पुरानी होनी चाहिए। कंपनी आपकी हम मैंने खुद कई लाइसेंसेस ऐसे अप्लाई किए जिनकी कंपनी अभी खुली भी नहीं थी, मतलब जी, ओपन ही जी। नहीं हुई थी। उनकी कंपनीज़ के अंदर काम चल रहा था, लेकिन वो थी फ्रेंचाइज़। लेट्स से अगर एक कोई कंपनी है उसकी फ्रेंचाइज़ है और वो ओपन होने वाली है 2 महीने में, तो उसको स्टाफ तो पहले चाहिए ना। जी, जी, बिल्कुल। तो एज़ लॉन्ग आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, यू कैन अप्लाई फॉर इट। ठीक है सर? जी। जी सर, मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं जो आपने बताया, ईच एंड एवरीथिंग है। तो जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो मेरा मीट हो रहा है 1-2 मंथ में, यानी वो मेरा मीट हो जाएगा। क्या मैं प्रोजेक्शन अपना वो फ्यूचर अपनी पेमेंट्स बता के अकाउंटेंट जैसे आपने बताया है, तो मुझे अप्लाई कर लेना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए? क्योंकि सर मैं पीएसडब्ल्यू पे हूँ तो वीज़ा भी एंडिंग पे है। जी, जी, बिल्कुल। उस देखिए उसके अंदर आपने एक और सवाल इसके अंदर ऐड कर दिया है कि जी क्या कंपनी का टर्नओवर कितना होना चाहिए? देखिए कंपनी का टर्नओवर भी मैटर नहीं करता क्योंकि इनिशियली आपने अपना कैपिटल इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है? जी, तो जी। ये भी बात नहीं है कि जी आप वो भी प्रोजेक्शन में आ जाता है ना, आपका अकाउंटेंट जो है आपको एक अकाउंट्स क्रिएट करके दे सकता है। ठीक है? जी, जी, बहुत शुक्रिया सर जी। चलें, थैंक यू तो वेरी सर जी मच। मैं जी। आप आपसे किस दिन मिल सकता हूँ? अपॉइंटमेंट लेके मिलनी सॉरी। पड़ेगी या आपका मेरे ऑफिस था इल्फर्ड लेन में होगा? जी, जी, अभी अभी मेरा ऑफ़िस इल्फर्ड लेन पे जो हवेली रेस्टोरेंट है ना, जी, जी। नेक्स्ट टू हवेली रेस्टोरेंट इल्फर्ड बिज़नेस सेंटर है। तो ठीक है मैं सर, ठीक है। वहाँ पे जो ऑफ़िस नंबर 6 है वहाँ पे होता हूँ, ठीक है? बहुत शुक्रिया सर। चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका जी। आपका आपके सवाल का शुक्रिया। जी, मैं हूँ सैयद आफ़ाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद आफ़ाक हसन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा मौत ना वेखे उम्र नू ते इश्क ना वेखे ज़ात। तो ये मैंने ऐसे ही रिलेट किया है, इसमें कोई पीछे कुछ मेरे हर शेर के पीछे कोई मकसद नहीं होता। वो ऐसे ही बस ज़हन में आ जाता है बात से कि जी क्या कंपनी की क्या उम्र होनी चाहिए, मतलब कितनी पुरानी होनी चाहिए कंपनी, इससे पहले कि आप उसका स्पॉन्सरशिप लाइसेंस अप्लाई कर सकें। सो तो देयर इज़ नो कह लो कि एज फॉर एनी कंपनी टू अप्लाई फॉर स्पॉन्सरशिप लाइसेंस। और ये बुल्ले शाह साहब का शेर है, मुझे काफ़ी पसंद है तो अक्सर मैं पढ़ लिया करता हूँ। नंबर है कॉल करने के लिए 0772734712। नंबर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ 0772734712। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे अभी यूके इमिग्रेशन के हवाले से पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है दूसरा जो
टॉपिक है आज की, लेबर के ऊपर बात करनी थी जी। लेबर ने काफ़ी सीट्स जो है लूज़ कर दी हैं। जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनको पता है कि लेबर जो थी वो प्रो इमिग्रेंट्स थी, लेकिन उसकी पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो जो है वो कुछ स्टांस जो उन्होंने लिया है इस बार इमिग्रेंट्स को लेके, उसकी वजह से काफ़ी सीट्स उन्हें लूज़ की है। उसके ऊपर भी थोड़ी देर में बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे जनाब, ठीक हैं? जी सर, शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन है कि मैंने नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई किया, तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। तो जी मेरे पास रेफ्यूजी सेटलमेंट है। जी तो रेफ्यूजी से पहले मेरा ओवर स्टे था, ओके। तो कुछ चांसेस हैं अप्रूवल के यहाँ के? आप कह रहे हैं कि मुझे दोबारा ज़रा सवाल आपका समझ नहीं आया, आप क्या कह रहे हैं, दोबारा बताइए ज़रा। जी जी, मैं स्टूडेंट आया था ठीक है, 2011 में। 2011 में आप स्टूडेंट आए थे। जी जी, उसके बाद एक एक्सटेंशन कराई थी स्टूडेंट की, वो इंग्लिश कोर्स पे आया था। ठीक है, तो फिर उसके बाद ओवर स्टे, फिर कितनी देर ओवर स्टे रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ से 5-6 साल रहा था। 6 साल ओवर स्टे रहे, तो आपको फिर उसके बाद वीज़ा कब मिला? 2018 पे सर। 2018 में आपको किस बेस पे? 19 पे शायद मिला था, 19 पे सर। यार वीज़ा मेरे से पूछो, मुझे आज भी याद है मुझे वीज़ा कब मिला था। मुझे वीज़ा मिला था 14 सितंबर 2001 और दोपहर को 2:35 पे मिला था, मुझे अभी भी याद है। आप मुझे 2018-2019 की बात बताओ, वीज़ा मिलन दी ते भाई खुशी बड़ी होंदी है। नहीं सर, तो वो तुसी जो आप अप्लाई तुसी किया था ना, तो वो हाँ 1 साल 1.5 साल तो वैसे ही खा गए थे ना ओ जब। यार, नहीं इसीलिए तो मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि वीज़ा आपने कब अप्लाई किया था। मैंने आपसे पूछा कि वीज़ा कब मिला था। आपको पता है, मुझे अपने मैट्रिक का अभी तक वो रोल नंबर भी याद है, 98.9865 अभी तक याद है मुझे। कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी की ऐसी होती हैं, वो आपको हमेशा याद रहती हैं। जैसे कि वो मोहसिन साहब का मोहसिन का एक शेर है कि उसे पाना उसे खोना उसी के हिज्र में रहना, उसे पाना उसे खोना उसी के हिज्र में रोना, यही गर इश्क है मोहसिन तो हम तन्हा ही अच्छे हैं। यानी कि वो उसकी जिस चीज़ के लिए आपको इतनी शिद्दत होती है, इतनी तलाश होती है, तो यार आप उसको कभी भूल ही नहीं पाते। वो कहते बैठे बैठे अक्सर गुम हो जाता हूँ, मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। ओ भाई, आपको अपने वीज़े की डेट याद नहीं है यार, कैसे हो सकता है? चले खैर, कब मिला था, चले कोई ईयर याद है आपको, किस साल में आपको वीज़ा मिला था? क्या नवंबर में मिला था, 2019 में। नवंबर 20, चलो किधरे थे पहुंचे मेरा भरा है। नवंबर 2019 में आपको वीज़ा मिला। अच्छा, किस बेस पे मिला था? रेफ्यूजी बेस पे। अच्छा, रेफ्यूजी बेस पे मिला, फिर क्या हुआ सर? फिर उसके बाद सर रेफ्यूजी सेटलमेंट अप्लाई की है, वो भी अप्रूव्ड हो गई थी। अच्छा, वो फिर 5 साल बाद हुई होगी, यानी कि 20, 21, 22, वो तो 24 में होगी। तो फिर आपने नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई किया? हाँ जी सर। फिर क्या हुआ? फिर वेट कर रहा हूँ सर। नहीं, आपने फिर नेचुरलाइजेशन तो आपने फिर लेट अप्लाई किया ना, क्योंकि 2024 में अगर आपको मिल गया, 2025 में आपने नेशनलाइजेशन अप्लाई कर दी होगी ना, तो अभी तक उसका वेट कर रहे हैं आप? जी सर। कितनी देर हो गई? 25 के एंड पे अप्लाई की थी सर। अच्छा ठीक है, नहीं मेरा नहीं ख्याल है आपको कुछ होता है, इंशाल्लाह हो जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है सर, वो मैंने अवस्था कहते हैं कि 10 साल होना चाहिए गुड कैरेक्टर के लिए। यार हम कौन कहते हैं? मतलब कि गुड कैरेक्टर के वो कहते हैं 10 साल आपका कौन लॉफुली कौन कहते हैं? ये क्वेश्चन है आपका सर। अच्छा क्योंकि ये जैसे आप भाई वकील बने, दूसरे वही कहते हैं कि लॉफुली 10 साल होना चाहिए। तो चले आप मुझे कोई रेफरेंस तो दे दो ना यार। बात तो यही है कि
असल में लोग बहुत, जहाँ पे ये सोशल मीडिया ने लोगों का भला किया वहाँ पे लोगों का खाना ख़राब भी बड़ा किया है। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो है वो लोगों को बताई हैं। अच्छा, मंडे को मैंने यार पहले भी ये प्रोग्राम करना था, मंडे को मेरा लाइव ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि मंडे को मैं बात करूँगा नेचुरलाइजेशन के ऊपर, ठीक है? तो आप ज़रूर आएगा, बल्कि इसको मैं एक पोस्ट भी बना के लगा दूंगा कि मंडे वाले दिन मैं नेचुरलाइजेशन के ऊपर बात करने वाला हूं कि जो लोग यहाँ रेफ्यूजी स्टेटस पे, यहाँ बेसिकली उनकी जो सूटेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, जो मेन मुद्दे हैं, जैसे कि आप कह रहे जी मैं ओवरस्टेयर रहा हूँ, कोई क्रिमिनल ऑफेंस था, इस तरह की चीज़ों के ऊपर हम ना मंडे को इंशाल्लाह ताला बात करते हैं, ठीक है? जी ठीक होगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जी इंशाल्लाह सर। चले, और रीपोस्ट कीजिएगा, इस लाइव को शेयर कीजिएगा। जी सर। चले, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं स्टूडेंट वीजा पे था और वीजा एक्सपायर होने से 3 दिन पहले मैंने FLR-FP अप्लाई किया था। मेरी वाइफ, तब तक हम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट नहीं थे कर रहे। उसके बाद FLR-FP अप्लाई करने के बाद तकरीबन 8 मंथ्स के बाद जब डिसीजन नहीं था आ रहा, उस दौरान हम दोनों जॉब कर रहे थे। तो अब उसके बाद 6 मंथ्स की सैलरी मिला के हमारा थ्रेशोल्ड मीट हो रहा था 29,000। और फिर मैंने वीजा अप्लाई कर दिया, फैमिली रूट स्पाउस वीजा, ठीक है, और FLR-FP विथड्रा कर दिया। तकरीबन इसको एक मिनट ठहरो जरा, एक मिनट ब्रेक पे पैर रखो जरा। अच्छा, आप मुझे कह रहे हैं कि आपने, आपके स्टूडेंट वीज़े पे थे, 3 दिन रह गए थे वीज़ा ख़त्म होने में, आपने FLR-FP अप्लाई कर दिया। आपको पता है FLR-FP होता क्या है? जी, फैमिली प्राइवेट रूट, जो 10 इयर्स रूट था। नहीं, अच्छा, FLR-FP का आगे ब्रांचेस होती है ना, जैसे पार्टनर रूट, चाइल्ड रूट। अच्छा, तो हम पाकिस्तान गए थे, हाँ मेरी जी, वाइफ और मैं भी। अच्छा, और वीजा एक्सपायर होने से आपकी वाइफ का स्टेटस क्या था? सेटल स्टेटस है, यूरोप नेशनलिटी है और इंडेफिनिट। स्टेटस है, 10 अच्छा, साल से इधर है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं पार्टनर रूट अप्लाई किया आप, और इस वक्त पार्टनर रूट क्यों अप्लाई किया? ये थोड़ा सा मुझे समझने में दिक्कत हो रही है। उस वक्त सर मैंने A1 तो कर लिया था, लेकिन ना मेरी वाइफ जॉब करती थी। आपने पार्टनर रूट देखे अच्छा, चले, इस बात के ऊपर अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम क्या बात करेंगे। अच्छा, उस वक्त आपने ये समझा कि यार अब आप पार्टनर रूट अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन आपका पार्टनर रूट बनता नहीं है। फिर आपने उस एप्लीकेशन के दौरान ही, जब आपने टेस्ट भी कर लिया, सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर लिया, आपने एक और एप्लीकेशन कर दी। नहीं, मैं तब स्टूडेंट वीजा पे था और तब हमारा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं थी। नहीं, FLR के ऊपर आपने एक और FLR कर दी ना, आप यही कह रहे हैं मुझे? नहीं सर, मेरा तब स्टूडेंट वीजा वैलिड था और FLR-FP अप्लाई किया था स्टूडेंट वीजे से, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं थी, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं थी पूरी हो रही, बाकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पूरी थी। ओके, ठीक है। उसके बाद FLR-FP का काफी टाइम ले रहे थे, तकरीबन 8 मंथ्स गुजर गए थे। फिर हमने सोचा कि हम दोनों जॉब तो कर रहे हैं। उसके बाद जब हमने हम दोनों की सैलरी मिलाई और हमारी 30 प्लस बन रही थी ईयरली और 29,000 हम मीट कर रहे थे। फिर हमने सोचा कि ये इसका डिसीजन ही नहीं आ रहा, तो हमने फिर स्पाउस वीजा, जो FLR-M जिसको कह दें, फैमिली वीजा स्पाउस रूट जो है 5 इयर्स वाला, वो रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर रहे थे। तो फिर वो अप्लाई करने के बाद फिर FLR-FP की जो एप्लीकेशन थी वो विथड्रा कर दी हमने, और IHS उसकी फीस भी रिफंड हो गई। तो अब उसका तकरीबन 12 वीक्स हो गए हैं और अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। 8 वीक्स उसका टाइम था। 8 वीक्स के बाद ना वो ऑटोमेटिक मेल आई थी कि आपका जो प्रोसेसिंग टाइम था ना, उसके अंदर नहीं डिसीजन होगा, वो थोड़ा सा टाइम, ऑटोमेटेड मेल थी वो। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि कितना टाइम ले रहे हैं ये आजकल ये स्पाउस का? चले, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है? जी सर। थैंक यू, थैंक यू।
अच्छा, मैंने अब भाई साहब के साथ ज़्यादा आगे सवाल जवाब नहीं किए, क्योंकि जो इंसान के ज़हन में चल रहा होता है वही चल रहा होता है, बस उसी के मुताबिक जो है वो सोच रहा होता है और सोच से आगे निकल नहीं पाता कभी कभी ना। और उसको लगता है जो वो सोच रहा है वो सही सोच रहा है, जो देख रहा है वो सही देख रहा है। और उसको किसी की ओपिनियन नहीं चाहिए होती, मशवरा नहीं चाहिए होता उसको। जो उसने किया है उसकी एंडोर्समेंट चाहिए होती है। सो वट एवर ही इज़ डूइंग, ही डज़ नॉट वांट योर एडवाइस, ही वांट्स योर एंडोर्समेंट कि यार मैंने जो किया है वो सही किया है ना। तो अब हम इस सिनेरियो के ऊपर बात करते हैं। चले, इन्होंने एक अच्छा सिनेरियो में दिया है, इस सिनेरियो के ऊपर बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, कैसे हो? रोटी खाधी रात दी कि नहीं खाधी कि आ गए? नहीं अजे नहीं खाधी, पछाण लिया अच्छा देखो, मैं गलत नहीं कहना होंदा, इमीग्रेशन का मसला एक ऐसा मसला है कि सुबह का नाश्ता भी बाद चो करो, पहले इस मसले नूं हल करो सर। सही गल है जी। होर किद्दां तुसीं? बस वधिया जनाब, तुसीं दसो कैसे हो? वधिया जी, चली जांदा वधिया, मौसम वधिया हो गया हुण। बेहतर हो गया, बेहतर हो गया। किस तरह याद किया तुसीं? सवाल पुछना ते सिद्धे पुछ ला वी मैं एप्लीकेशन अप्लाई कीती होर किन्ना टाइम लगूगा। केड़ी एप्लीकेशन मैं हाँ वो भी पता, हाँ वो तुहाडी गल ठीक है। असल च ना हुण उन्हां दा मसला की सी, भाई दा मसला है सी, उसको पता नहीं है। वो आधा तीतर आधा बटेर वाली बात है, ठीक है कि आधा तितर ते आधा बटेर। उस भाई साहब को पता नहीं है कि FLR FP के और FLR M क्या है। वो उसने जो बताया, लोगों ने वो बता दिया। मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। बहरहाल तुसी दसो, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ सवाल है जनाब? ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ 10,000 ਰੂਟ ਤੇ ਆ ਨਾ, जी ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਭੇਜੀ ਹੋਆ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ जी ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ जी ਉਹ 10 ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 14-15 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ। ओके। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ? ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਕੀਲ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੇਮ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਪੈਂਡਡ ਆਏ ਹੋ ਆ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਸ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਡਰ 80 ਸੀਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 20 ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ ਸੱਚ ਆ ਝੂਠ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ऐसा कोई कानून नहीं है जिहदे बाद 5 साल बाद ही अगर बच्चे को वीज़ा नहीं है, ओवरस्टे है तो 5 साल रहे तो उन्हें वीज़ा मिल जाए। लेकिन क्या वीज़ा मिल सकता है? हाँ जी, वीज़ा मिल सकता है, लेकिन वो ग्राउंड्स वो चीज़ां डिफरेंट हो सकती हैं। ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स के उत्ते अगर उन्हें मिल जाए, लेकिन विद इन इमीग्रेशन रूल्स मेरी नज़र से तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि बच्चा अगर इत्थे आया है 5 साल रहा है, ओवरस्टे रहे और वो 18 तो उत्ते भी। सॉरी ओवरस्टे नहीं होया, 5 साल वीजे च हो गया उन्होंने। अच्छा, 5 साल वीजे दे उत्ते ही रहा वो बंदा बच्ची। हां, जो मेरी डॉटर है ना डिपेंडेंट आ ਸਾਡੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 10 ਈਅਰ ਰੂਟ ਤੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ, 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਯੂ ਏਮ ਫॉर ਸਕਾਈ ਐਂਡ ਯੂ ਐਂਡ ਅਪ ਸਮਵੇਅਰ ਹਾਈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ, ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋ ਹਾਂ ਸਾਡੀ 18 ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 5000 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜੇ 2 ਆ ਤਾਂ 10000 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਪੈਸੇ 3200 ਪਾਉਂਡ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਯੈਸ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ 1 ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ 1 ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਡੇ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਲਾਈਏ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, इनका सवाल ये था कि 2 कॉम्प्लेक्स सवाल थे। हम पहले के सवाल का जवाब देते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरे की तरफ चलते हैं। पहले सवाल मेरे पास ये मौजूद है कि किधर गया यार सवाल, कि भाई साहब ने FLR-FP अप्लाई किया था, उस वक्त ये स्टूडेंट थे और पार्टनर रूट पे अप्लाई किया था, और उसके बाद जब उस वक्त ये अपनी इनकम थ्रेशोल्ड पूरी नहीं कर रहे थे, तो इसलिए इन्होंने FLR-FP अप्लाई किया। अब FLR-FP और पार्टनर रूट में और FLR-M में फ़र्क ये है कि अगर आप तो अपनी सारी पार्टनर रूट की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, जिसके अंदर अगर आप अपनी इनकम थ्रेशोल्ड को पूरा कर रहे हैं, अगर आप अपनी जो है वो इंग्लिश टेस्ट आपका मुकम्मल है, अकोमोडेशन आपके पास है और आप ओवरस्टेयर नहीं हैं, आप एलिजिबल हैं वीज़ा स्विच करने के लिए, तो आप अपनी FLR-M अप्लाई करते हैं, फर्दर लीव टू रिमेन और अंडर अपेंडिक्स FM। तो उसके अंदर आपको 5 साल रूट पे डाला जाता है। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे तो फिर आप अपनी FLR-FP प्राइवेट लाइफ के ऊपर, फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के ऊपर डालते हैं कि जी हम हमारा जो रिश्ता है वो जेन्युइन एंड सबसिस्टिंग है, हम बाकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, 1 या 2 रिक्वायरमेंट हम पूरी नहीं कर रहे, तो हमें जो है वो FLR-FP फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के ऊपर जो है वो वीज़ा दिया जाए, तो वो 10 ईयर रूट का हो जाता है। अब इसका होना ये चाहिए, जो एक असूल से देखा जाए कि भाई जो FLR-FP प्राइवेट लाइफ पे चल रही है उसका रिज़ल्ट अगर आ जाए, आपको अगर 10 साल के रूट पे वीज़ा मिल जाता है, तो देन आप वेरी नेक्स्ट डे जो है वो 5 साल के रूट पे जा सकते हैं, यानी कि अब आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी है। या अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है तो आप एक कवर लेटर जो है वो लिख के भेज सकते हैं कि जी आया कि हमने FLR-FP जो किया था, लेकिन अब हम अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, तो क्योंकि फ़ीस उतनी है दोनों की, 1407 पाउंड FLR-FP प्राइवेट उस पार्टनर रूट पे और 1407 ही उसकी है, IHS भी उतनी है, तो उसमें फीसिस में कोई फ़र्क नहीं है। तो सिर्फ एप्लीकेशन में थोड़ा फ़र्क आ जाता है, वो भी क्या फ़र्क आ जाता है कि एक में आप रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं और एक में आप नहीं कर रहे हैं। तो अब इनको कितनी देर लगेगी? देखिए जो स्टैंडर्ड सर्विस है इस वक्त, उसमें कोई भी जो है वक्त मुकर्रर नहीं किया गया। पहले 12 महीने होता था, 12 मंथ्स, अब उन्होंने ये कहा है कि देयर इज़ नो टाइम लिमिट फॉर देम टू मेक अ डिसीजन। तो कितना वक्त लगेगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन यूजुअली इट कैन टेक अप टू 6 to 12 मंथ्स, समटाइम्स 15 मंथ्स में डिसीजन आ जाता है। मैं हूं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप
देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद आफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212 और कॉल ले लेते। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। Thank you so much. Yes, thank you. See you later. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। पता क्या जी मेरा ये काम है ना, ये हर जगह जाना और लोगों से मिलना, और स्पेशली दिस टाइम जी ऐसे गुड इवनिंग। वाह। तो एक माई बोली ये कहती यार आपकी ये बात बड़ी अच्छी लगती है, जब भी आप आती हो ना गुड इवनिंग, तो मैंने उसको पता क्या कहा जी, मैंने कहा जी मेरा एक भाई है ना, हाँ जी, वो जब भी लाइव आते हैं ना, शो करते हैं ना, तो जी गुड इवनिंग उनके मुंह से पहले निकलता है। चल थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का सर। सर जी कैसे आप, ठीक है? सर अल्लाह का करम, मैं थोड़ा बिजी रहा हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बिजी रहा हूँ। और वो क्या कहते हैं, आपको हमेशा कुछ ना कुछ शेर सुनाता हूँ, तो कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो कोई बात नहीं है, तो बिजी रहे हैं सर जी। थोड़ा सा बिजी रहा हूँ, माफी चाहता जी हूँ, बस वो आप 2-3 दफा आए और मैं बात नहीं कर पाया जी। तो गुड न्यूज़ आपको ये देनी है शाह जी, ILR ग्रांट हो गई ओ है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस अगेन एंड अगेन। जितनी ओके कहते ढेर सारी बधाइयां हो जनाब जी। ओ शाह जी वेरी लॉन्ग रोड, तो बहरहाल एंड ऑफ डे सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरी बात सुने, मैं जो शेर कहता हूँ ना वो वाला, वो आपके इसी क्या मेरे जनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। तो सर आपने ये साबित किया है कि वाकई अगर आप मुस्तकिल मिजाज कंसिस्टेंसी के साथ किसी भी चीज़ को जो हासिल करने में लग जाएं, तो वो कहते हैं ना, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया। तो आपने सर मेहनत इतनी की है, कम मेहनत की आपने, तो मुबारक हो। तो साडा हुण मिठाई शिठाई कोई मतलब कि दसो सानू। शाह जी बस बनाना है प्लान, आगे इंशाल्लाह मुलाकात करनी है आपसे, ठीक है, और इंशाल्लाह फेस टू फेस भी, और खाना भी खाएंगे इकट्ठे सर क्योंकि खाना ड्यू है मेरी तरफ। आपने शेफील्ड भी आना था। शेफील्ड आऊँगा, आना मैंने शेफील्ड। जी जी जी। तो शाह जी क्विक क्वेश्चन है, पता क्या चीज है जी। अभी ये जो ILR मिली है 10 इयर्स के रूट पे थी, ठीक है, जी पार्टनर रूट जी और अनमैरिड पार्टनर जी। तो अभी 1 साल वेट करना पड़ेगा डेफिनेटली। नहीं आपके पार्टनर जो थे वो ब्रिटिश थे? जी जी वो ब्रिटिश है। तो यार अगर ब्रिटिश, अब मेरे ख्याल से देखिए, आई वुड हैव टू डबल चेक ऑन इट टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे आप याद दिलाइएगा। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि पार्टनर रूट पे जिन लोगों को ब्रिटिश जिनका पार्टनर हो, उनको उस बेस पे अगर ILR मिले तो दे डोंट हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट 12 months, बट इन योर सिनेरियो आई वुड हैव टू डबल चेक। ठीक है, शादी नहीं रजिस्टर करवाई ना मैंने, शादी नहीं रजिस्टर का। यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, आई वुड लव टू फाइंड आउट टुमारो इंशाल्लाह कि भाई पार्टनर ब्रिटिश है आपका, ठीक है, और शादी रजिस्टर नहीं है, नो रजिस्टर्ड मैरिज। अच्छा, और ILR आ गया आपके पास, अब आपकी नेचुरलाइजेशन जो है वो आप कब अप्लाई कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। मैं निकाह किया हुआ, इस्लामी निकाह हुआ है, वो इस्लामी बीवी है, बट इनकी नजरों में पार्टनर मैं समझ गया, लेकिन स्टिल ब्रिटिश पार्टनर तो है ना सर। शादी अब ये जो शादी, ये सिर्फ जो शादी वाला सवाल है ना यार, ये मेरे सामने जो है आपने नया खड़ा कर दिया सर। करेंगे सर ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਵਾਂਗਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ सूट पाना। ठीक है, चल थैंक यू। करते सर, करते इसको मैं पता करके आपको बताता हूँ सर, ठीक है। चले थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। सर, इट्स मी सैयदा हिरा।
सैयदा साहिबा कैसी हैं आप? ठीक है जी, करम है मौला का सर। जी, सर मेरा फरमाइए। एक सवाल है, बड़ा हटके है, हम्म कि सर कोई ऐसी पार्टी जो कल को जीतती है, जो इमिग्रेंट्स के इतने हक में अच्छे नहीं है और र- ऐसे ऐसे प्रपोजल्स तो जो दे रहे हैं पार्टी कि पार्टी दा ना ले लो ना, रीफॉर्म दा जी कह दियो। जी अगर सर अगर जी कहे कहे रीफॉर्म जीतती है तो जी फिर क्या होगा? रिफॉर्म। तो जी सर वो अगर कल को ऐसे लॉज लेकर आते हैं कि आईएलआर को अबॉलिश करना एंड स्टफ लाइक दैट, सर ये इतना आसान होता है या इनको भी किसी प्रोसेस के जरिए तो गुजरना ही होगा, या क्या इसका क्या है, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज को लेके वरिड है। चले, हम आपको अभी बताते हैं आपके सवाल का जवाब। ठीक है जी, थैंक यू चल, सो थैंक मच यू सर। थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, अब इनका सवाल जो है वो ये है कि अगर कोई भी ऐसी पार्टी, इन्होंने ऐसी पार्टी का है, तो मैंने तो साफ कह दिया भाई जो रीफॉर्म है उन्हीं के ये रीफॉर्म, मतलब रीफॉर्म का प्लान्स क्या है वो हम बाद में वो कहता है ना कि इसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही, तो ये बात बाद में करेंगे। पहले ये कह रिफॉर्म कह रहे हैं कि जी हम पिछले 5 साल 10 साल जाएंगे और हम चेक करेंगे जिन जिन लोगों को भी गलत इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिले हैं हम उनको ख़त्म कर देंगे, आगे से हम ILR देंगे ही नहीं। तो इनका सवाल ये है कि क्या कोई भी पार्टी अगर इक़्तिदार में आ जाती है, यहाँ पे विन कर जाती है और वो कोई ऐसा रूल लेके आती है, तो क्या इस ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? अच्छा, सबसे पहले तो जो यूके का पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, ये कहा जाता है। और वैसे तो हर पार्लियामेंट, यानी कि जैसे कि पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कोई भी हो, उसका जो पार्लियामेंट, जो MPs वहाँ बैठ के जो डिसीजन बनाते हैं, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको आप वोट्स दे के वहाँ भेजते हैं, वो जो है वो लॉ मेकर्स हैं, वो वहाँ पे एक तजवीज़ पेश करते हैं जिसको वाइट पेपर कहते हैं। वो वाइट पेपर जो है वो ग्रीन पेपर में शिफ्ट होता है, फिर उसके बाद उसकी स्क्रूटनी होती है और उसके बाद वो एक कानून बन जाता है। और जब वहाँ पे वो कानून बन जाता है, कोई भी कानून बन जाता है, सिर्फ उसके अंदर कानून के अंदर सिर्फ ये कहा जाता है कि वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जा रहा हो, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी में जा रहा हो। तो क्या ILR को अबॉलिश किया जा सकता है? जी बिल्कुल, लेकिन इसका प्रोसेस ये होगा कि वो बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वो कहा जाएगा कि जी अब जितने इमिग्रेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं उनके हम इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है वो कैंसिल करना चाहते हैं। ये एक बिल लाया जाएगा, इमिग्रेशन का एक बिल लेके आया जाएगा और उसकी रीजंस पेश की जाएंगी। वो बिल जाएगा पार्लियामेंट के अंदर ओबीसी और वहाँ पे वोटिंग होगी। वोटिंग होने के बाद वो बिल जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स से वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाता है। फिर लॉर्ड्स उसकी स्क्रूटनी करते हैं कि क्या ये बिल आगे पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो बिल के ऊपर जो है वो अपनी राय पेश करते हैं और अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी वो बिल पास हो जाए तो वो वापस हाउस ऑफ कॉमन में आ जाता है और फिर वो एक कानून बन जाता है। जब एक कानून बन जाता है तो जजिस का काम कानून के ख़िलाफ़ नहीं जाना, जो कानून बनता है उसकी इंटरप्रिटेशन करना होता है। तो कैन यू चैलेंज दिस डिसीजन? यस, बट बिकॉज इस कमिंग फ्रॉम द पार्लियामेंट, सो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली that will become a law and it will go this way. किस्सा मुख्तसर ये मैंने आपको इतनी डिटेल में इसलिए समझाया है कि भाई अगर पार्लियामेंट ये कानून पास करेगा तो ये ज़रूर इम्प्लीमेंट होगा, अनलेस कि वो ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ जा रहा हो। ठीक है, लेकिन जहाँ मैं इतनी आपको शेर और शायरी सुनाता हूँ तो ये भी मेरा बड़ा फेवरेट शेर है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैं अपनी एग्जांपल दूँ, मेरे साथ तो जब किसी ने बुरा करने की कोशिश की है मेरा तो बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह ताला ने मेरे लिए और बेहतर रास्ता बनाया, अब मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ है। तो अव्वल तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, अगर होगा तो अल्लाह ने ज़रूर आप लोगों के लिए
हम जैसे लोगों के लिए ज़रूर कोई अच्छा सोचा होगा। पर यस, आपका आंसर ये है कि जी बिल्कुल ये कानून ला सकते हैं और वो इम्प्लीमेंट भी हो सकता है। प्रोसेस कैन टेक अप टू 6 months to 1 year, बट इट इज़ पॉसिबल। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। मैं 5 मिनट्स आपके साथ रहने वाला हूं, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त लूँगा और लास्ट कॉल मैं आपसे अब लूँगा, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त लूँगा। ये काफ़ी दिनों बाद आया हूँ आपके साथ लाइव, बड़ा अच्छा लग रहा है। जाने को दिल तो नहीं है, लेकिन मंडे को इंशाल्लाह मैं दोबारा वापस आऊँगा। मंडे को हम बात करेंगे नेचुरलाइजेशन के ऊपर और इसी चीज़ के ऊपर जो अभी हमारी जो है सईदा साहिबा ने जिसके ऊपर बात की है कि अगर कोई पार्टी आ जाए इक़्तिदार में और वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन कहे कि जी हम नहीं देंगे तो क्या हो सकता है। तो इसके ऊपर आपको मैं और डिटेल में बात करूँगा। लास्ट कॉल ऑफ द डे एंड देन हम आप इसको कंक्लूड करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम सर, सॉरी मैं दोबारा कॉल कर रहा जी। तो सर वो आपने क्वेश्चन का आंसर दे तो दिया FLRFP का जी। तो लेकिन ये है कि FLRFP के बाद भी मैंने अप्लाई किया था और जब मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई थी ना तो उसके लिए कितना टाइम मैं पूछ रहा था सर। उसी की बात कर रहा हूँ क्योंकि जब वो स्टैंडर्ड सर्विस में चला जाता है तो वो फिर उसका कोई टाइम नहीं है। ठीक है, चाहे FLRFP का FP से FLRM में भी आ जाए तो जी 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 जी। देखिए दो सर्विसेज है ना। इट्स नॉट अबाउट FLRFP और FLRM। It's about that there are two services available. One is a super priority service and one is standard service. ठीक है, सुपर प्रायोरिटी सर्विस का आप £1000 एक्स्ट्रा पे करते हैं। अगर आपने वो £1000 एक्स्ट्रा पे कर भी दिया है और आपको ईमेल आ जाती है कि जी एक्चुअली योर केस इज कॉम्प्लेक्स, it cannot be decided within the super priority service because super priority service has a time limit. They usually get a decision within 24 hours. So if it's not 24 hours then it can be even 24 months because there is no standard service time limit. ठीक है जब मैं अप्लाई कर रहा था ना FLRFP उस पे अप टू 12 मंथ्स लिखा था। जब उसके बाद खत्म हो चुका है जी। पहले जी पहले होता था सर अप टू 12 मंथ्स, लेकिन अब अप टू 12 मंथ्स भी खत्म हो चुका है। तो अब ये है कि FLRFP से भी अगर FLRM में भी जाएं, थ्रेशोल्ड मीट भी कर जाएं तो फिर भी इतना टाइम लेंगे वो। सर ये मैटर नहीं करता कि आप M कर रहे हैं या FP कर रहे हैं, मैटर ये करता है आपने सर्विस कौन सी ली है। आपको चले और एक बात बता देते हैं। लेट्स से आप एक क्यू में खड़े हैं और आगे जाके आपने £5000 का सामान लेना है या 3000 का लेना है। ठीक है, देयर आर टू क्यूज, एक बिजनेस लाइन है जो फास्ट ट्रैक है और एक इकोनॉमी है। तो अब उन्होंने आपको बिजनेस क्लास से निकाल के इकोनॉमी में खड़ा कर दिया। बस ये समझ लें, इट विल टेक टाइम। ठीक है, चले, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। इन्होंने सवाल दोबारा से पूछ लिया तो अब हमें इनके सवाल का जवाब देना पड़ा है और इनका सवाल वाजिब था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप सर्विस ले रहे हैं कोई भी होम ऑफिस से, देयर आर प्रायोरिटी सर्विस, सुपर प्रायोरिटी सर्विस एंड स्टैंडर्ड सर्विस। सो सुपर प्रायोरिटी सर्विस दे यूजुअली गिव यू डिसीजन विद इन 24 आवर्स एंड इन स्टैंडर्ड सर्विस टाइम देयर इज नो टाइम लिमिट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं सुबिया बात कर रही हूँ। मेरा एक सवाल है कि मुझे पूछना था कि मेरे लिए एक रिश्ता है, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। माशाल्लाह, अच्छा। इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, मगर डिवोर्स हो गई थी 4-5 साल पहले, तो अब दोबारा मेरे लिए एक रिश्ता है। तो वो उनके पास असाइलम सीकर है वो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं काम करूँ तो क्या उससे मेरे बेनिफिट पे कोई असर होगा जो बच्चों के बेनिफिट मिलते हैं, और क्या मुझे फुल टाइम काम करना पड़ेगा? क्या उसमें कौन सी चीज़ें जो मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेंगी? अच्छा, अब आपने
एक सवाल के अंदर को 3-4 सवाल पूछे। लेट्स ब्रेक डाउन टू दिस ना। अच्छा, आपने मुझे सवाल यहाँ से शुरू किया कि आप पहले शादीशुदा हैं। आप पहले शादीशुदा नहीं, आप पहले शादीशुदा थी क्योंकि डिवोर्स हो गई। सो आप ये कह सकती हैं कि आप इस वक्त डाइवोर्सी के हैसियत में आती हैं, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, अब आपने मुझे बताया कि आप बेनिफिट्स ले रही हैं, ठीक है। अच्छा, बेनिफिट्स में जो है कोई पीआईपी भी ले रही, पेप भी ले रही है या नॉर्मल यूनिवर्सल क्रेडिट पे हैं आप? नहीं, नॉर्मल यूनिवर्सल क्रेडिट पे। नॉर्मल यूनिवर्सल क्रेडिट के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी बात आपने मुझे ये बताइए, आपके बच्चे भी हैं, कितने बच्चे माशाल्लाह से? 6 बच्चे हैं। माशाल्लाह सोबिया, आप तो बड़ी माशाल्लाह बिजी रहती होंगी 6 बच्चों के साथ, हैं? जी जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। 6 बच्चों के बाद डिवोर्स सोबिया? बस कुछ मजबूरियां, मुश्किलें थी नहीं, ऐसी बच्चे करने की मजबूरी थी या डिवोर्स की मजबूरी थी? डिवोर्स की मजबूरी थी। ओए होए 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 होए, अरे 6 बच्चियों के बाद तो वैसे बंदे ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है, लगता है हो ਜਾਂਦੀ होएगी। एनीवे 6 बच्चे, आपके सबसे बड़े बच्चे की एज क्या है आपकी? वो 23 साल का है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और सबसे छोटा बच्चा? 6 साल का। 6 ईयर का। अच्छा, और अब आ जाते हैं हम आपके जो होने वाले हस्बैंड हैं। जी। अच्छा, वो कौन से स्टेटस पे हैं जी? असाइलम अप्लाई किया, अभी अप्रूव नहीं हुआ उनका? नहीं है, असाइलम पे ही है। अच्छा, नहीं, रेफ्यूजी स्टेटस है उनके पास? जी। अच्छा, उनके पास रेफ्यूजी स्टेटस है। अच्छा, उनके पास रेफ्यूजी स्टेटस है, और अब आप ये कह रही हैं कि अगर आप उन रेफ्यूजी स्टेटस वाले से जो है शादी करती हैं तो शादी में तो कोई मसला नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर होगी, शादी हो जाएगी आपकी। दूसरी बात ये है सोबिया कि वो आपके जो बेनिफिट मिल रहे हैं आपको, क्या उस पर कोई इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? अच्छा, उसके लिए ये है कि एक रीज़न से जो आपको बेनिफिट मिलते हैं ना, वो उसके मेन रीज़न ये होता है कि आपका जो हाउस होल्ड इनकम होती है, दे कैलकुलेट योर बेनिफिट अकॉर्डिंग टू दैट इनकम, ठीक है। तो अगर आप ऐसे बंदे के साथ शादी करती हैं जिसकी इनकम ज़ीरो है, वो आपकी ज़िंदगी में आता है, तो आपके बेनिफिट्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे के साथ शादी करती हैं जिसकी इनकम जो है 2000 पाउंड या 3000 पाउंड महीने की है, 5000 पाउंड महीने की है, तो फिर आपके बेनिफिट पे असर पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी इनकम जो है वो कैलकुलेट होगी तो वो दोनों मियाँ बीवी की मिल के कैलकुलेट होगी, जो इसकी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो ये आपके सवाल का जवाब है। बाकी आप माशाल्लाह काफ़ी जो है समझदार, इंटेलिजेंट लग रही हैं। आपको ये पता तो चल ही गया होगा कि अगर तो वो गरीब आदमी है, पैसे कोई नहीं बेचारे को, फिर तो वो तुहाडे नाल जुड़ जाएगा तो तुहाडे थ्रैशहोल्ड ते कोई फ़र्क नहीं पेगा। लेकिन अगर वो 2000-3000 कमा रहा होगा तो फिर आपके बेनिफिट पे ज़रूर असर पड़ेगा। अगर वो मेरे साथ मेरे घर में नहीं रह रहे, मगर हमने फिर भी शादी की है और वो सेपरेट रह रहे हैं, मेरे घर से अलावा रह रहे हैं दूसरे घर में, तो फिर क्या उसमें फिर क्या? अच्छा, एज लॉन्ग कि वो आपके साथ नहीं रह रहे, आपकी वो जो फाइनेंसेस हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि वो आपको सपोर्ट नहीं करते, और वैसे भी आपने तो इस्लामिक मैरिज करनी है ना, कि रजिस्टर्ड करनी है, और इंग्लिश भी, because he wants to apply for a visa. No, but he already has a refugee status, so why does he want to apply for a visa? So that he can go back to Pakistan to see his family. That is now another complex matter in there. Yeah. That look, if someone is now the question arises from here कि अगर कोई रेफ्यूजी स्टेटस पे है और वो किसी ब्रिटिश से या शादी करता है, तो कैन ही चेंज हिज स्टेटस फ्रॉम रेफ्यूजी स्टेटस टू अ पार्टनर, एंड देन कैन ही गो बैक टू हिज होम कंट्री और नॉट? ये तो आपने अब एक नया ही काम जो है, नया सवाल, इस सवाल को हम यहाँ पे रोकते हैं क्योंकि मुझे जाना है। मैंने आपको बताया था, मेरे दोस्त हैं बड़े प्यारे सज्जाद कियानी साहब, मेरा उनके साथ वक्त है, उनके साथ मुझे कहीं जाना है,
तो हम इस सवाल को सो भी आप मंडे में आऊँगा दोबारा 7 बजे, तो आपने मेरे से अब जो सवाल आपका बेनिफिट वाला तो क्लियर हो गया। अब आपने ये पूछना है मेरे से कि क्या बंदा जो रेफ्यूजी स्टेटस पे है वो अगर किसी ब्रिटिश से शादी करे तो वो अपना स्टेटस चेंज करवा सकता है कि नहीं करवा सकता? ठीक है, मंडे को आपने ये सवाल मेरे से पूछना, आई विल कम लाइव ऑन 7 o'clock। चले, थैंक यू, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। और बच्चों का ख्याल रखना, मेरे तो 6 बच्चे होंगे, मैं तो घर ही ना जाता, मेरा ख्याल है। इतने बच्चे माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे और आपकी भी, आपको हिम्मत दे, हौसला दे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया जी। अच्छा जी, वो क्या कहता है कि शेर तो मुझे याद आ रहा है लेकिन मुझे जाना है अब। मैंने कियानी साहब से कहा था मैं 8:15 बजे तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं इधर ही बैठा हूँ अभी तक। अच्छा, ये जितना प्रोग्राम आज का हुआ है, थैंक यू वेरी मच एवरी सिंगल वन ऑफ यू जिन्होंने जो पार्टिसिपेट किया, सवाल पूछे। जब आप सवाल पूछते हैं तो बहुत सारे लोगों की चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये सवाल पूछने का। मैं अब आपको मंडे को मिलूँगा, कमिंग मंडे 7 PM, और जितना भी ये प्रोग्राम है हम इसको अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। हमारे जो भाई हैं, दोस्त हैं, क्या नाम है उनका, लेमन गोल्ड साहब, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो इस प्रोग्राम को जो है वो अपलोड कर देंगे पूरे के पूरे यूट्यूब पे और टिकटॉक। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ तो आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि एवरी मंडे एंड फ्राइडे 7 o'clock मैं आता हूँ लाइव, आपके लाइव देता हूँ सवाल, उनके देता हूँ लाइव जवाब। अब है वीकेंड, तो जो दिल करता है करो यार, जैसे कि मैं हमेशा कहता होता हूँ, जो दिल करता है करो, एक काम नहीं करना, वो क्या नहीं करना। अब तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना। बस कोशिश करो कोई आपका दिल दुखाता भी है तो आपने इन रिटर्न उसको जो है वो दिल नहीं दुखाना। एक मेरा फेवरेट शेर है और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और वो तो मैं आपसे कहते ही होता हूँ। कहता है, पसीना मौत का माथे पे आया, आईना लाओ। पसीना मौत का माथे पे आया, आईना लाओ। हम अपनी ज़िंदगी की आखिरी तस्वीर देखेंगे। हम अपनी ज़िंदगी की आखिरी तस्वीर देखेंगे। तो जाओ यार, जो दिल करता है करो, लेकिन एक काम नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना। मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ तैंदा, एक बंदे दा दिल ना ढावी, क्योंकि सोना रब दिलां विच रहिंदा। मैं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स, मिलूंगा आपको मंडे को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।